तो राइट डाउन क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। P and P plus 7 P equal to 1. Find features P U comma V and P8V in U plus 14 और 48 की जीसीडी क्या होगी बताया इसमें से 16 और 48 की जीसीडी क्या होगी 16 क्योंकि 16 48 को डिवाइड कर रहा है 16 इक्वल टू थर्ड वन P features UV at 23U P fourth one find integers। और आप लोग सब लोग ये साल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पक्का गारंटीड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइंड इंटीजर्स यू बी यू बी की जगह हो सकता है आपके एग्जाम में ए बी लिख के आ जाए तो नोटेशन है। तो फाइंड इंटीजर्स मैं एक ए बी फॉर्म में लिख देता हूँ। फाइंड ए बी सच दैट 29U प्लस P7 P इक्वल टू 1। सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट ऑफ रियल नंबर सिस्टम ऑफ द टॉपिक रियल नंबर सिस्टम मोस्ट ऑफ द रियल नंबर सिस्टम। थ्री टॉपिक इज most important topic of the real number system. One is division algorithm in Z, another is Euclidean algorithm in Z, and third one is the fundamental theorem of arithmetic. ज़्यादा सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में यूक्लिडियन एल्गोरिदम इसी फॉर्मेट में पूछे। फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी। जब ए बी लिख रहे हो तो यहाँ भी ए करो ए बी। जो भी ये चारों क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड। मैं 3 सवाल करवा चुका हूँ। अरे आप कर लोगे तो कोई भी दुनिया का सवाल वो पूछेंगे आपके एग्जाम में सब के सब आप लोग करके चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दावा है अगर ये चारों आप और लगाने का तरीका वही है जैसे मैं 3 सवाल आपको लगा के दिखाया। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रियल नंबर सिस्टम of the most important the topic of real number system are first one is the division algorithm in J. Division algorithm ये कुछ नहीं है ऐसा नाम रखा जाता भारी भरकम आप घबरा जाते हो डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड। मैं बीएससी करने आया था तो मैं भी ये नाम सुन के घबरा जाता क्या लिखे हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड। बाद में मुझे पता चला कि ये तो मैं क्लास 2 में करता था। तो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ भाग देने की विधि। भाग देने की विधि जो लोग आपके सिलेबस में लिखे हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड
या कभी कभी पूछते स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, वो सिंपली वही है, भाग देने की विधि। जो आप भाग देते हो क्लास 2-3 लेवल में, वहाँ प्रूव नहीं किया जाता है, आपको टेक्निक सिखा दिया जाता है। 2 नंबर दिए गए हैं तो भाग कैसे देंगे, तो यहाँ उसी चीज़ का प्रूफ आपको सिखाया जाएगा। इस एल्गोरिथम इन जेड में वही दिखाया गया। लास्ट टू लास्ट लेक्चर, पूरा लेक्चर डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड पे करवाया गया, लास्ट टू इसके पिछले से पिछले वाले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम, यूक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिदम एल्गोरिदम इन जेड। ये तो आपके सिलेबस और बड़े लोगों की बोलचाल की भाषा है। बाद में जब मैं इसे पढ़ा तो बेसिकली मेरे लिए क्या है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका। भाग विधि की महत्तम समापवर्तक निकालने के 2 तरीके सिखाए जाते हैं आपको बचपन, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड जो है, भाग विधि से कुछ भी नहीं है। इसी छोटी बात को इतना हाइपर करके यूनिवर्सिटी वाले प्रस्तुत करते हैं या यहाँ के टीचर प्रस्तुत कर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड, आधे लड़के पहले ही घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ये काम आप क्लास 3 से करते हो, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की, समापवर्तक निकालने की विधि। डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड आर में सिर्फ सिंपल सी बात है कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की देता है आपको। और डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड भाग देने की विधि, यानी जो आप भाग बचपन में देते हो 2 नंबर, आप ऐसे 20 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, आप भाग देना चालू करते हो, यही चीज़ें बताता है। तो आप सीखते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल अंश से फल। यही जो चीज़ है इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रस्तुत ऐसे करेंगे जैसे कितनी बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। जब भी डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड आए तो आप क्या समझोगे, काई वे ऑफ टेक्निक में उसे क्या बोलते हैं, भाग देने की विधि, भाग देने की विधि। जब भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड आए तो आप क्या समझोगे, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। थर्ड जो लास्ट कंसेप्ट है रियल नंबर सिस्टम, वो है थर्ड लास्ट कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। बोला ना, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द टॉपिक ऑफ रियल नंबर सिस्टम इज डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, सेकंड वन यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड। इनके बारे में 2 लेक्चर में डिटेल में हम आपको खूब डिस्कस किया हूँ। थर्ड वन जो है, थर्ड वन जो है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को आप बिगड़े आप लोग प्रोनाउंस जो करते हो अर्थमेटिक, बट दिस इज नॉट अर्थमेटिक। आप लोग जो प्रोनाउंस करते हो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक रंग, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑफ अरिथमेटिक, नॉट अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसको आप लोग बचपन में अर्थमेटिक, अर्थमेटिक नहीं है, उसको अरिथमेटिक है। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ, और 3 कोर कंसेप्ट इन रियल नंबर सिस्टम, यही 3 मेन कंसेप्ट रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, 2 के बारे में डिटेल में आप लास्ट लेक्चर देखोगे। एक लेक्चर में पूरा डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस किया, अगले वाले लेक्चर में यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जेड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज लास्ट टॉपिक जो आपका रियल नंबर सिस्टम होगा, फंड ऑफ अरिथमेटिक। और ये भारी भरकम नाम लिखने से मत जानो, ये क्या कहता है मेरी भाषा में, ये जो भी हाइपर अंग्रेजी यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मेरे भाषा में इस टाई वे ऑफ टेक्निक में बोला जाता है गुणनखंड करने की विधि। आप बचपन कुछ नहीं है, ये है गुणनखंड का
ये हाई फाई जो इंग्लिश लिखा गया है, सिर्फ इसके अंदर जब आप देखोगे क्या है, गुणनखंड करने की विधि। गुणनखंड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें गुणनखंड करने की विधि जो आप बचपन से करते हो वही गुणनखंड करने की विधि देता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज नथिंग बट माई लैंग्वेज, जो आप बचपन में गुणनखंड करने के लिए दिया जाता है, गुणनखंड की विधि। 3 कोर कॉन्सेप्ट जितना हाइप करके लोग पढ़ाते हैं, क्या ही बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड आप लोगों के लिए आज से क्या है, भाग देने की विधि, तो आप क्लास 2-3 से करते हो। डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड भाग विधि से महत्तम संपर्क निकालने की विधि, जो आप 6-7 में करते हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गुणनखंड करने की विधि, जो आप 5-6 में, बचपन की चीज़ें हैं, उसी को यहाँ हाई फाई तो प्रोनाउंस करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है कुछ नहीं। बेसिकली आप ऐसा ये जो ब्रैकेट में लिख ये तुरंत समझ में। ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टॉपिक से पहले दो बातें आपसे कोई पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। राइट डाउन, राइट डाउन द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 30, यानी गुणनखंड करना है 24 और 30 का, करिए आप लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज नथिंग बट गुणनखंड करने की विधि, जो आप गुणनखंड बचपन में करते हो वही, इसी का प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में किया। तो आप लोग करते रहे, आप तो यही करते रहोगे, जब भी दिया जाता होगा बचपन 24 लिखते होगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से काटते होगे, 2 12 बार जाता है, 2 6 बार जाता है, फिर 2 3 3 से करते हो तो 3 कन्नम 3, यहीं तक तो जाते हो, 3 3 कन्नम 3, इसका मतलब 24 का जो खंड आया, 2 × 2 × 2 × अगर इसको ऐसे लिख दो 2 पे पावर 3, ये फैक्टर, यही तो है जो ये किया हूँ, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आप देखो और कुछ भी नहीं है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, तो आप गुणनखंड करते हो बचपन में, वही फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। 30 है तो 30 का गुणनखंड आप कैसे, लाइन खींचते, फिर आप छोटा नंबर जिससे कट रहा है उससे डिवाइड करते, 2 2 तेरह बार गया, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर अगले नंबर पे जाते हो, 3 3 5 15, 5 आया, 5 एक नंबर, 30 का, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स ये क्या कहता है कि कोई भी, अगर आप ध्यान से देखो, वो 24 तो लिख सकते हो 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 3, तो आपका क्या है, 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम। 3 आपका क्या है, प्राइम। जब 30 का किया उसमें भी 2 आपका क्या है, प्राइम। आपका क्या है, प्राइम। 5 भी आपका क्या है। अब आप ही से मैं पूछूं स्टेटमेंट बनाओ तो क्या बनाओगे, मतलब अगर एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि अगर एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिख सकते हैं, जैसे 2 और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिख सकते हैं। हालांकि 2 रिपीट कर रहा है लेकिन 2 और 3 बस में डिस्टिंक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, जैसे यहाँ 2 3 5 3 प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर या एक से बड़ा नेचुरल नंबर लिखोगे तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे आप 30 है, 30 को जो लिखे हो, थोड़ा समझना, स्टेटमेंट बनाना भी आप सीख जाओ। 30 को जो लिखे हो तो 30 को आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, इनको आप रीअरेंज कर सकते हो,
फैक्टर्स आ रहे हैं 30 के, 2 3 5, ये 30 के फैक्टर कहलाएंगे। 2 भी 30 का फैक्टर है, 3 भी 30 का फैक्टर है, 5 भी 30 का फैक्टर, मतलब डिवाइड कर रहा है फैक्टर। फैक्टर को आप रीअरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 को लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव 3 इंटू 2 इंटू 5, और क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू, आप कितने बना सकते हो चेंज करके, 3 है तो कितने बना सकते हो, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 6 3C2 3C2 3C2, आप पूरा लिखना चाह रहे हो 3 2 5, आप बना सकते हो। इसका मतलब एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, एक से बड़ा, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 की पावर, रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात क्या कह रहा है, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर को आप प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम, जहाँ यहाँ 2 और 3 के फॉर्म में लिख पा रहे हो, यहाँ 5, यहाँ 2 3 5, किसी भी एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट लिख सकते हो। यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप इसको रीअरेंज करोगे तो आंसर नहीं बदलेगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सब यूनिक ही है। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बनाना मैं बार बार कहता हूँ, मैं डिस्कवर करता हूँ मैथमेटिक्स। अगर स्टैंडर्ड टीचर एनालिसिस का तो सीधे आके स्टेटमेंट लिखवा के चला जाता है, लेकिन स्टेटमेंट बना कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के सहारे समझाया। अब राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ, डालो फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। अब नाम पे मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वही है जो आप बचपन में हो क्लास 3rd में। ये क्या कह रहा है ऊपर, आप जो देखो उसी से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, स्टेटमेंट राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिख डालो स्टेटमेंट। कभी कभी आपके एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव करके आता है, स्टेट एंड प्रूव करके आता है, स्टेटमेंट भी आपको याद रहना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अर्थमेटिक नहीं पढ़ोगे, अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक से बड़ा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर 1 भी है आपका, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, इंटीजर मीन्स नेचुरल, एक भी तो आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओगे, एवरी नेचुरल नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि नेचुरल नंबर एनालिसिस वाले नहीं यूज करते, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी written as product of product of distinct primes, as product of distinct primes। एक शब्द और जोड़ना है, क्या जोड़ना होगा बताओ, पर मैंने समझाया कि आप रीअरेंज करोगे तब भी यूनिक ही रहेगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यूनिक अप टू, यूनिक अप टू, यूनिक अप टू, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा होगा, जो उसके फैक्टर्स हैं, तो रीअरेंज करने पे भी जो आएगा वो सेम ही रहेगा, यूनिक रहेगा। जैसे आपको मैं समझाया था, 30 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 इंटू भी लिख सकते हो। ऐसे आप, लेकिन सारी चीज़ें एक हैं, एक है यूनिक अप टू अरेंजमेंट। ये शब्द आपको समझना, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं समझाया भी आपको, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
ये सब प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं एनर्टी के। फैक्टर्स है ना ये इसके, प्राइम और प्राइम भी हैं, प्राइम फैक्टर। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर एनालिसिस वाले बोलते नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर ही आप एग्जाम में लिखो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। पहली बात तो ये। दूसरा, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये स्टेटमेंट बना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो आपके दिमाग में ये 30 वाला एग्जाम्पल आ जाए, आप लिख ले जाओ। 8, 8 अगर मतलब 8 हो, 8 में भी तो क्या है, अगर कोई भी 1 से 8 है तो 2 पे पावर क्यू। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में प्रोडक्ट में एक भी प्राइम्स आ सकता है, ऐसा तो कह नहीं रहा कि प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा ही जरूरी है। प्रोडक्ट में एक भी प्राइम आ सकता है, टू केवल एक भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक भी कंसिडर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। 8 है तो 2 पे पावर क्यू, एक ही प्राइम प्रोडक्ट में हो सकता है। जब प्रोडक्ट सब किया जाता है तो एक भी या एक से ज़्यादा है, तो आप फिर ऐड करोगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्राइम आर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक प्राइम्स भी आप कंसीडर कर सकते हो, एक प्राइम्स भी। दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट। इसको प्रूव करने के लिए चीज़ आपको जानना होगा, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने के लिए एक चीज़ आपको यूज करना होगा विदाउट प्रूफ, वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में प्रूफ में ये मत लिखना, फैक्ट ये बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ करने जा प्रूफ यूज होगा। एक फैक्ट लिखिए, इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको समझाया जा चुका है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आज वो मैं बता रहा हूँ, बस आपको स्टेटमेंट समझना है, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के प्रूफ में यूज होगा। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल, PRINC, PAL मत लिखना, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस ये जान लेना, इसका यूज करना, और आगे के दिनों में बहुत यूज होता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। कभी भी आपका एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, सेकंड प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको पता है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है, एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछा है, बस स्टेटमेंट आपको कायदे से ब्रैकेट के अंदर लिखना, ये यूज करना है फंडामेंटल के। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सेज दैट लेट इंडक्शन प्रिंसिपल, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो या सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन प्रिंसिपल हमेशा आप पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही लगा सकते हैं, नेचुरल नंबर्स पे ही लगा सकते हैं। आप क्यू आर पे आप मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। जब भी अप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर पे। तो लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट सॉल्विंग एन, जहाँ एन नेचुरल इंडक्शन प्रिंसिपल, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको डिटेल में एक लेक्चर में आपको बताया था, चाहे वो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, वो नेचुरल नंबर पे ही अप्लाई है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे ही अप्लाई है। फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि पीएन कोई आपका सॉल्विंग नेचुरल नंबर, सॉल्विंग पॉजिटिव, सपोज दैट फर्स्ट वन, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहली बात लिखी है तो वही बात यहाँ भी, तो आपका गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वन के लिए ट्रू हो, वन इज एन जो है
n के लिए लिखा गया है, नेचुरल नंबर n के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn ट्रू होना चाहिए, P1 इज ट्रू। सेकंड में यहाँ अंतर है, वहाँ भी P1 इज ट्रू था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, यहाँ भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, यहाँ भी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहली बात यही है, जो स्टेटमेंट है वो 1 n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। सेकंड में यहाँ अंतर है, सेकंड में यहाँ अंतर, यहाँ क्या है, इफ इफ Pn is true, Pn is true for all m, Pn is true for all n, Pn is true for all n less than n। तो मैं इसको थोड़ा खोल के और आपको समझाऊंगा, अभी लिख लो, इफ Pn is true for all n less than n। ये जो Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है, m से छोटे सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, यानी m से छोटे सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, देन m के लिए भी सही हो जाए, Pn इज ट्रू। अगर m से छोटे के लिए सबके लिए सही है तो m के लिए भी सही हो। दिस इज द डिफरेंस। ये जो दूसरा पॉइंट है यही फर्स्ट प्रिंसिपल में है। वहाँ क्या होता था कि अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 ट्रू होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो, स्ट्रांगर कंडीशन है, पी एन जो है वो यम से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही है, ये मान के चल रहे हो, आपको दिखाना क्या होगा कि पी यम के लिए भी ट्रू हो, पी एन इक्वल टू यम के लिए भी ट्रू हो। मीन्स जैसे मैं कहूँ यम इक्वल टू मैंने ले लिया 10, अगर आप यम इक्वल टू 10 ले लिया, इसका मतलब पी एन जो है ट्रू है for all n less than 10, Pn is true for all n less than 10, मीन्स P1 भी ट्रू है, P2 भी है, 10 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर उन सबके लिए सही है, P2 भी ट्रू है, P3 भी ट्रू है, 4 भी ट्रू है, P4 भी ट्रू है, P4 भी ट्रू है, P4 भी ट्रू है, डॉट 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 P9 तक का ट्रू है। 10 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर सबके लिए ट्रू मान के चल रहे हो, अगर एम 10 ले लिए तो इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर ऑल एन लेस देन 10, मीन्स P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, P3 ट्रू है, P4 ट्रू है, P9 ट्रू है, इम्प्लाई कर दे कि P10 भी ट्रू, 10 के लिए भी ट्रू, यानी इक्वल टू यम आपका 10 है, यानी इक्वल टू 10 के लिए भी ट्रू है, P10 इज ट्रू। ये कहता है सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड हाइपोथेसिस ये है, let Pn be a mathematical involving, suppose that first P1 is true, n equal to 1 ये ट्रू है। दूसरा क्या है, यही डिफरेंस आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, यहाँ क्या कहा जा रहा है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n देन m, अगर m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए फिर m के लिए भी सही होना चाहिए, मान के चल रहा है, इफ P देन Q टाइप स्टेट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछूं कि m इक्वल टू 7 है, आपके पास क्या है, P1 से लेकर के P6 तक सही है, n इक्वल टू 7 यानी इक्वल टू लेस देन, P1 से लेकर P6 सही है, आपका इम्प्लाई हो जाए कि P7 के लिए भी ट्रू है, तो P7 के लिए भी ट्रू हो जाए, ये इम्प्लाई होना चाहिए। तो दीज आर द हाइपोथेसिस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कंक्लूजन क्या कहता है, जो वहाँ था वही यहाँ भी होगा। अगर ऐसा हो रहा है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग एन, ये दोनों बातें अगर दिखा दी आप, एन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, और अगर यम से छोटे के लिए ट्रू है, यम के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, जो ही ये दिखाओगे तो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए, देन n is true, n is true for all n belongs to n, नेचुरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट n है सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। अगर ये दो बात आप दिखा तो Pn है सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए, ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दो बार
रहना। अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के प्रूफ में आता है। तो हमें यूज करना था, हमने बता दिया। इस प्रूफ में सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज। राइट डाउन द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टार्ट में लिखे फंडामेंटल ऑफ एफ टी ऑफ अरिथमेटिक। में क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा और यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या मानोगे, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू n का मतलब n एक पॉजिटिव इंटीजर विथ n ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन, यानी n एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब n नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इसका मतलब n पॉजिटिव इंटीजर है और एक से बड़ा है। वी हैव टू शो दैट we have to show that n is product of, पहले आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम दिखाओगे फिर यूनिकनेस प्रूव करोगे। सो दैट n is product of डिस्टिंक्ट प्राइम्स। एक n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या, एक आप आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर लिए। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा तो ऐसे तो लिखोगे लेट n बिलोंग्स टू n। n एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है और एक से बड़ा है। हमको दिखाना है कि n जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा और इसको दिखाओगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब समस्या ये है कि जहाँ जो आप ये लिखे हो कि n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, यहाँ Pn जो समझना है आपका Pn है, ये है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, आपका Pn है ना, क्योंकि आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है तो Pn आपको समझना है। व्हाट इज Pn हियर, Pn यही है कि n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। अब आप बताओ, पहला जो उसकी बात दिखानी है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना, पहला आपको क्या n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, लेकिन साफ साफ लिखे हो कि जो आपका n है वो एक से बड़ा है, मतलब एक को तो आप वैसे ही बाहर कर दिए, एक तो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो। अब क्या करोगे, P1 इज ट्रू की जगह क्या दिखाओगे, P2 इज ट्रू। पहला जो n होगा एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो पहला होगा वो 2 होगा। तो वहाँ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पहला सपोजिशन है P1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 आप यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हो, आप n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करोगे। सिंस इफ n इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से बड़ा पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 ही आएगा। इफ n इक्वल टू 2 देन आप लिख सकते हो n इक्वल टू 2 और 2 को लिख सकते हो 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एक ही प्राइम्स क्योंकि 2 प्राइम्स है, 2 इक्वल टू 2, n इक्वल टू, जब अगर n 2 है तो 2 को लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स एक ही आ रहा है 2 इक्वल टू 2, एक ही प्राइम का प्रोडक्ट है। जो 2 n को सोचो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ 2 ही वो प्राइम है, 2 को 2 फॉर्म में ले सकते हो, 2 खुद प्राइम है, 2 इक्वल टू 2। आज ऐसा इसलिए हो जाएगा कि 2 इज प्राइम है, इज तो P1 इज ट्रू ने दिखा के आप P2 इज ट्रू दिखाए, क्योंकि यहाँ आप 1 को बाहर कर दिए हो, तो पहला जो आप पहले के लिए जो पहला यहाँ अलाउड पॉजिटिव इंटीजर वो 2 है, n इक्वल टू 2 है, 2 को 2 के फॉर्म में ले सकते हो, 2 इक्वल टू 2, ये 2 n की जगह सोचो और इधर वाला जो 2 है तो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में सोचो। एक प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक भी प्राइम आ सकता है, सिंगल प्राइम में, बार बार कर रहा हूँ, सिंगल प्राइम भी आ सकता है, क्योंकि 2 प्राइम है तो 2 को 2 के फॉर्म में ले सकते एज ए प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, इसके नीचे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में सिंगल प्राइम भी आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ। तो
n इक्वल टू 2 के लिए जो आपका रहेगा, अगर n 2 है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा चुका है। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको पहली बात यही दिखानी होती है कि पी एन जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, लेकिन चूंकि यहाँ n 1 हो नहीं सकता, हाँ n पहला जो n है वो 2 हो सकता है। 2 के लिए आपका पी एन, जो आपका ये पी एन है, एन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एन इक्वल टू 2 के लिए सही है, क्योंकि 2 जो है 2 इक्वल टू 2 ले सकते हो, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये P2 इज ट्रू, P2 इज ट्रू, यानी इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही आपका Pn है, तो P2 इज ट्रू। अब क्या मानोगे, सेकंड चीज में क्या मानते हो कि सपोज दैट दूसरी बात जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, वो लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस, सपोज दैट कि n is product of distinct primes, क्या मानना है, Pn की जगह मैं बोल रहा हूँ कि यही तो है Pn आपका, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Pn, और आपका सेकंड क्या कहता है कि Pn ट्रू हो फॉर ऑल n लेस देन m, सपोज दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फॉर ऑल n लेस देन m, m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए n अगर m से छोटा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ग्रुप, सपोज दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यही आपका यहाँ p है, Pn है, यही आपका यहाँ पे Pn है, आप मान रहे हो कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन m, नहीं m से छोटे, यानी 1 को m से छोटे मतलब 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, कहाँ तक m-1 तक जो भी होंगे वो सब प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। आप ये मान के चल रहे हो अगर m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है तो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। अब आपको दिखाना होगा कि Pm इज ट्रू, मतलब m इज, वी हैव टू शो दैट Pm इज ट्रू, Pm इज ट्रू का मतलब m इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, अगर ये आपका Pn है, Pm क्या होगा, Pn आपका Pm क्या होगा, अगर n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फॉर ऑल n लेस देन m, आपको अब दिखाना होगा वी हैव टू शो दैट कि m के लिए भी ये सही है, यानी m इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, हमको दिखा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, और जो ही ये बात हो जाएगी तो मतलब जो आपका n है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स और ऑल n बिलोंग्स टू n, ये दोनों बातें आप दिखा लिए, P1 की जगह यहाँ P2 दिखा लिए कि P2 ट्रू है, फिर आप मान के चले n ट्रू, n इज ट्रू और ऑल n लेस देन m, और दिखा दोगे जब Pm भी ट्रू हो जा रहा है, आप सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल होगे कि n है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, आता है सेकंड सेक्शन। फिर ये दोनों बातें दिखा, एक तो दिखाई लिए कि P2 ट्रू है, तो आप माने कि हाँ, यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ Pn क्या समझना, रेटेड कामा में लिख Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो Pn है वो क्या है, आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स और ऑल n लेस देन m, तो m से छोटे सारे पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में बड़ा आप रिस्ट्रिक्ट करते हो कि n 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से लेके m-1 तक जितने भी हैं वो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में, अब आपको दिखाना है, ये मान के चल रहा, अब आपको दिखाना है कि जो m होगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो जाए, मीन्स Pm भी ट्रू हो जाए, और जो ही ये दोनों बात हो जाएगी Pn आपका ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप हाइपो पोजिशन में ही मानो कि n 1 से बड़ा लेके चल, कहानी खत्म हो जाएगी। अब आपका गोल है दिखाने का कि m प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो जाए, कैसे दिखाओ, बिल्कुल सिंपल है प्रूफ, अगर m खुद प्राइम है, m इज प्राइम,
अगर यम खुद प्राइम है तो यम है, अगर वो खुद प्राइम है, सपोज यम आपका 7 है, खुद प्राइम है, 7 = 7 लिख सकते हो, 7 = 7, 7 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख ले रहे हो। अगर यम इज प्राइम देन यम इक्वल टू यम, यहाँ यम इस साइड देखोगे, यम खुद प्राइम है तो यम टू यम, और इस यम को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मैं बार बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में सिंगल प्राइम भी आ सकता है। अगर यम प्राइम है तो कोई बात नहीं है, एम इक्वल टू यम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, कहानी खत्म, वी आर डन। assume that assume that यम इज नॉट प्राइम, तो ट्रिवियल केस था, यम प्राइम है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि यम इक्वल टू यम खुद लिख लिया, इधर वाले यम को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह सोचो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक ही प्राइम आ रहा है, खुद यम। assume that यम इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, अगर यम प्राइम नहीं है इसका मतलब इसके पास प्रॉपर डिवाइजर होगा, देन देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के एल, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k and l such that k आप और l आपके 2 से बड़े या बराबर होंगे, और लेस देन k आपका, ये जो आप इक्वल टू 2 अगर आगे यहाँ ग्रेटर, k और l 1 से बड़े होंगे और m से छोटे। अगर m प्राइम नहीं है इसका मतलब इसके पास प्रॉपर डिवाइजर आएंगे, यानी 1 और m के अलावा डिवाइजर आएंगे, और 1 से बड़ा होगा k और l, m से छोटे। तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स k एंड l सच दैट k और l 1 और m के बीच में होंगे, दोनों के 1 से बड़े होंगे और m से छोटे। सच दैट डोंट बी पैनिक, मैं कभी एक एग्जांपल से भी आपको दिखाऊंगा। सच दैट m टू के एल इक्वल टू के, m को k इंटू एल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 6 आपका प्राइम नहीं है तो आप इसको 2 × 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 3 फॉर्म, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मैं ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं क्योंकि अलजेब्रा नहीं है, ये एनालिसिस। अगर प्राइम नहीं है तो हमेशा आप 2 पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हो, जहाँ 2 आपका 1 से बड़ा है, 3 भी आपका 1 से बड़ा है, और 2 और 3 दोनों ही 6 से छोटे। ये बात मैं याद, अगर यम प्राइम नहीं है तो पक्का गारंटी है पॉजिटिव इंटीजर्स के और यल मिलेंगे कि के और यल दोनों 1 से बड़े होंगे, यम से छोटे होंगे, सच दैट के इंटू यल करने पे यम आ जाएगा। यही बात जैसे यहाँ पे 6 को 2 × 3 लिख रहे हो, 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे, प्राइम न होने का, जो ही प्राइम नहीं होगा तो ये आपके पास उपलब्ध। अब आप बताओ, अब इंडक्स, अब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज होने जा रहा है। आप क्या कह रहे हो कि ये लाइन ध्यान से पढ़ो जो ये लिखे हो, n is product of distinct prime, suppose that n is product of or all n less than m, अगर m से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिखा जा सकता है, एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक से बड़ा होना चाहिए। जो आपका k है और l पे फोकस करो, ये m से दोनों छोटे हैं पॉजिटिव इंटीजर, k और l दोनों m से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक से बड़े भी हैं। तो आप यहाँ कह रहे हो कि कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा हो और m से छोटा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में ले सकते हो। तो स्टार का दो, स्टार, अगर m से छोटा हुआ, m से छोटा हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। k आपका m से छोटा है, l भी आपका m से छोटा है, सिंस सिंस सिंस
सिंस आपका के यल यम से छोटा है और 1 से बड़ा है, कोई पॉजिटिव, आप कह रहे हो कि यम से छोटे के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के दे सकते हो। आप माने ना, सपोज दैट एन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर ऑल एन ग्रेटर एन लेस देन एम, फॉर ऑल एन लेस देन एम पर जो लिखे हो, तो के आपका एम से छोटा हो गया एंड यल भी आपका क्या है, एम से छोटा है। तो बाई स्टार बना दो, उसी को यूज कर रहा हूँ। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से बड़ा हो, एम से छोटा होगा, उसको आप प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। ये मान के चल रहे हो आप, ये मान लियो कि एम से छोटा अगर पॉजिटिव इंटीजर तो प्रोडक्ट आप प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। के आपका एम से छोटा है, यल भी आपका एम से छोटा है, स्टार से के हमारा बाई स्टार के एंड यल कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स। सपोज मान लिया कि के जो है आपका एम से छोटा है तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। सपोज के इक्वल टू P1 P2 PR एंड यल भी आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। Q1 Q2 मल्टीप्लीकेशन है ये प्रोडक्ट Q1 Q2 QS वेयर P1 डॉट 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 PR एंड Q1 2 डॉट 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 QS आर डिस्टिंक्ट के स्टार से। क्यों इनको आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के फॉर्म में लिख पा रहे हो, क्योंकि दोनों एम से छोटे हैं, दोनों एम से छोटे। इट फॉलोज दैट एम इक्वल टू आपका क्या था, के एल। आराम से काम करो, एम इक्वल टू क्या था, के एल। अब के क्या हो गया है, P1 P2 PR, P1 P2 डॉट 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 PR, के की जगह लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स P। एल भी आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Q1 Q2 यस 2 1 2 Q नॉट Q। का मतलब जो ये पूरा लिखे हो ध्यान से देखो तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ तो है एम इक्वल टू के एल, और ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं P1 P2 PR Q1 Q2 QS डिस्टिंक्ट। मतलब एम आपका हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, यही आपको दिखाना था। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ distinct प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Q1 P R Q1 Q2 they are distinct। m इक्वल टू के एल, के बाई स्टार प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, एल बाई स्टार प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, के इंटू एल भी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो जाएगा, इसका मतलब यम आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वी हैव शोन दैट, को दिखाना था, वी हैव शोन दैट यम इज, आपने दिखा दिया जो दिखाना, वी हैव शोन दैट, आप तो यही आपको यही तो दिखाना था। अगर यम से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 से बड़े और यम से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो यम भी आपका प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, जो आपने दिखा। वी हैव शोन दैट यम इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब इंडक्शन हाइपो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों बातें आप दिखा ली। P2 इज ट्रू, दो के लिए भी ट्रू हो गया, और अगर यम से छोटे के लिए ट्रू है तो यम के लिए भी ट्रू हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। बस यहाँ आपको मैं बार बार Pn क्या है वो समझना, Pn इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। तो जब दोनों बातें हो गई कि P1 की जगह P2 था, P2 ट्रू, और Pn इज ट्रू, Pn आपका क्या था, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वो भी सही हो गया। अगर n इक्वल टू n
लेस देन m के लिए सही मान के चले, n इक्वल टू m के लिए भी सही हो जा रहा है। तो बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, बाई कंक्लूजन क्या कहता है, अब अप्लाई कर दो तो बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल, इस चीज़ को लोग बहुत क्रिटिकल करते हैं, लेकिन आपको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश, बाई सेकंड, मेरे टाइम पे तो बिल्कुल जब मैं कर रहा था बीएससी समझ में ही नहीं आता था क्या कर रहे हैं। बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दोनों बातें इंडक्स, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सेटिस्फाई हो रही है। तो कंक्लूजन क्या कहता है सेकंड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, पीएन आपका हर नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो पीएन इज ट्रू, पीएन आपका जो है वो बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूँ क्या है कि एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन, एन बिलोंग्स टू, क्योंकि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में वन को बाहर कर दिए, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस n belongs to n, n इज, इसको पहले लिख दो ऐसे, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, प्राइम्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये था, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। लेकिन आप स्टेटमेंट में जाके देखो कि आप लिखो साफ साफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, इसका मतलब n वन नहीं हो सकता, और ऑल n बिलोंग्स एंड n ग्रेटर देन, पार्ट आप प्रूव कर लिए कि कोई भी एक से बड़ा, अगर कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू n का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। क्या आ गया, बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, कि दोनों बातें सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स आई हो गई। जब एक तो आपने दिखा दिया पी टू इज ट्रू, आपने मान कि अगर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन लेस देन एम, पी एम भी ट्रू दिखा दिए। अब वहाँ से कंक्लूड करोगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स यूज करोगे तो क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा। एग्जिस्टेंस, ये वाली बात प्रूव हो गई कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, proves that every positive integer, every positive integer greater than 1 can be written as product of ये बात तो प्रूव, अब आपने सेकंड आप मैथमेटिकल करके प्रूव कर। अभी बचा क्या है, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट प्रूफ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आधा पार्ट हुआ, आधा बचा है। जन को क्या आपने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर एक से बड़ा है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, ये प्रूव हो गया है यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी बचा क्या, यूनिकनेस। नेक्स्ट वी शो दैट यूनिकनेस पार्ट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट। तो लेट n इक्वल टू, मान लिया जाए कि दो, n इक्वल टू p1 p2 डॉट 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 r इक्वल टू q1 q2 qs। n को आप दो फॉर्म में लिख रहे हो, p1 p2 pr, q1 q2 qs, बिल्कुल ऐसे समझना नहीं। ये तो आप 2 इंटू 3 इंटू 5, दूसरा जो आप 5 इंटू 3 इंटू, ऐसे लिख सकते हो दोनों को। तो n को दो फॉर्म में लिख लिया, p1 p2 pr, q1 q2। फिर परिचय करा दो, वेयर वेयर p1 p2 डॉट 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 pr एंड
Q1, Q2 डॉट QS आर डिस्टिंक्ट प्राइम। यही तरीका है यूनिकनेस दिखाने। अगर आप दो फॉर्म में लिख रहे हो n को, आपको दिखाना होगा जैसे यहाँ ये सब जो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। आपको क्या दिखाना होगा कि पहली बात तो आप यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखा पाओगे कि जितने प्राइम्स इसमें आ रहे हैं उतने इसमें हैं। जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। फर्स्ट भी सो दैट इस दिखाने के लिए फर्स्ट भी सो दैट वी शैल सो दैट हाउ वी सो दैट कि P1 P यहाँ 3 प्राइम्स आ रहे हैं, यहाँ 3 प्राइम्स आ रहे हैं, P1 P2 P3 Q1। आप क्या दिखाओगे अगर R प्राइम है, S प्राइम है, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखाना, तो इसका मतलब जितने प्राइम्स यहाँ आ रहे हैं उतने यहाँ भी आएंगे। एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी, ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि जितने प्राइम इसमें आ रहे होंगे उतने ही इसमें आना चाहिए। आपको दिखाना क्या होगा, पहली चीज़ R बराबर यस, R और यस, अगर R और यस दोनों बराबर होंगे तब आपकी कहानी खत्म। सेकंड वन क्या दिखाओगे, सेकंड यहाँ का कोई भी प्राइम लोगे, जैसे यहाँ का जो 2 है, यहाँ समझिए इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ, यहाँ का 2 है जो कि P1 कह रहे हो तो P1 Q3 के बराबर है। यहाँ 2 है, वो 2 यहाँ चला आया, मतलब P1 Q3 के बराबर है। ठीक है, P2 जो आपका यहाँ 3 है तो यहाँ पे Q2 के बराबर ही है, 2 के बराबर है। P3 जो आपका यहाँ 5 है, यहाँ के Q। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना होगा, यहाँ का कोई भी PI होगा, ईच पी आई इक्वल टू QJ। कोई भी इसमें से लोगे PI किसी न किसी इसमें के बराबर होगा QJ के। जैसे यहाँ P1 जो आपका है वो Q3 के बराबर है, P1 2 है, Q3 2 है, P1 आपका Q3 के बराबर है, P2 आपका 3 है और यहाँ Q2 आपका 3, तो P2 QT के बराबर है, P3 यहाँ आपका 5 है, वो Q1 के बराबर है। वही चीज़ यहाँ भी है कि पहली बात आप जितने प्राइम्स यहाँ आएंगे उतने प्राइम्स यहाँ भी आएंगे। दूसरा, इसमें कोई भी प्राइम उठाओगे वो किसी न किसी इसमें किसी न किसी के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे कभी भी आप करके देख लो, मान लो आप लिखते हो 2 3 210, 210 2 × 3 = 7, 2 3 6 अब आपका P1 P3 आपने इसको लिख क्या दिया, 5 2 3 7, और ये आपका Q1 Q2 Q3 Q4 है। इसका मतलब 4 यहाँ आ रहा है तो 4 यहाँ भी आने, पहली बात। दूसरा, यहाँ का जो P1 है यहाँ के Q2 के बराबर है, Q। यहाँ का जो P2 है 3, यहाँ किसके बराबर है, Q3 के बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ का जो P3 5 है वो किसके बराबर है, Q1 के। यहाँ का जो P4 है वो किसके बराबर है, Q4। ये चीज़ ईच PI इक्वल टू QJ वेयर वेयर I बिलोंग्स टू I इज ऑफ I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तब आप ही लोग I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के R तक, 1 से लेकर R तक। एंड ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 से लेकर के S तक, J इज सब्सक्रिप्ट ऑफ Q, J इज सब्सक्रिप्ट ऑफ Q, और आप Q1 Q2 QS लिखो, इसका मतलब J वेरी कर सकता है 1 से लेकर के S तक। ये दो बात दिखानी है यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखाने के लिए। ये दोनों बात जब दिखा लोगे आपका यूनिकनेस पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट। आर्डर चेंज हो रहा है, बाकी सेम चीज़ है, तो कैसे दिखाओगे, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अटैक। सिंस सिंस बड़ा आसान है, अभी आपको लगेगा कि जस्ट प्ले विद दिस। सिंस P1 डिवाइड्स P1 P2 R,
आप ये मान के चल रहे हो ना कि n आपका 1 P R है इक्वल टू Q2 QS है, n मान के चलो। तो P1 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि एक बार इस प्रोडक्ट में P1 आ रहा है, जैसे सपोज 2 है, 2 डिवाइड करेगा 2 इंटू 5 को, क्योंकि 2 आ रहा है, जो 2 आ रहा है चलो डिवाइड करेगा, पक्का करेगा। P1 डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू PR, और यही बराबर है किसके, Q1 इंटू Q2 टू QS के। P1 इंटू P2 इंटू PR इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू, यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, जो P1 है, तो P1 है इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब P1 इसको भी डिवाइड करेगा, कामा P1 डिवाइड्स Q2 डॉट 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 Q1 Q2 को डिवाइड कर रहा है, ये इसके बराबर, इसको मतलब P1 डिवाइड करेगा। और अभी आज आप प्रूफ किए हो कि अगर प्राइम है, ठीक, अगर प्राइम है, कोई प्राइम है, प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है, P1 प्राइम है, ध्यान देना, प्राइम है, कोई प्राइम अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा तो क्या इंप्लाइज होगा कि किसी न किसी एक को तो डिवाइड करेगा। आज ही पहले प्रोपोजिशन यही प्रूव किया, अगर P प्राइम है और दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, या तो P डिवाइड्स A होगा या P डिवाइड्स, क्योंकि P1 प्राइम है तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसमें से किसी न किसी एक को जरूर डिवाइड कर रहा होगा। अगला आर्गुमेंट वही लिखो, सिंस, फर्दर सिंस, ये चीज अप्लाई करना है, सिंस P1 इज प्राइम, P1 इज प्राइम एंड P1 आपका इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें किसी न किसी एक को डिवाइड कर रहा है। प्राइम, ये दो के लिए जो मैं लिखा था वो दो से ज़्यादा के लिए भी सही है, अगर P डिवाइड्स A भी है तो किसी न किसी एक को तो डिवाइड कर ही रहा होगा। मीन्स P डिवाइड्स A1 A2, अगर AN है तो कम से कम एक को तो जरूर डिवाइड कर रहा है, अगर P प्राइम है तो। सिंस P1 इज प्राइम एंड P1 डिवाइड्स दिस, यहाँ से कंक्लूड करोगे P1 डिवाइड्स QJ, जे किसी न किसी QJ को डिवाइड कर रहा, फॉर सम J, क्या लिखोगे, J, हाँ, फॉर सम J बिलोंग्स टू 1 2, ने किसी को डिवाइड कर, बाई रीअरेंजिंग, यहाँ आप लोग घबराइएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, बाई रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, एक P1 P2 PR Q1 Q2 QS n के फैक्टर हैं, बाई रीअरेंजिंग द फैक्टर्स वी में एस्यूम दैट, आप एस्यूम में दैट P1 डिवाइड्स QJ को Q1 ले सकते हो। क्लियर कैसे, सपोज जैसे आपका 30 था, 5 था, ये लाइन थोड़ा आपको समझने, क्योंकि आपके लेवल पे थोड़ा, नहीं तो रट्टा मारोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है, ये P1 P2 और ये आपने लिखा 3 5, ये Q1 Q2, ये Q2 और ये Q3। तो जो आपका Q3 है, Q3 P डिवाइड्स P1 डिवाइड्स Q1 Q2 Q3, तो इसका मतलब जो Q3 है तो रीअरेंज करके आप यहाँ ला सकते हो, ला सकते हो, Q3 है उसको रीअरेंज करके Q1 पे ला सकते हो, रीअरेंज करके, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है ये, आप इसको यहाँ ला सकते हो, 2 इंटू 5 टू रीअरेंज कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, रीअरेंज करके आप Q3 को Q1 पे ला सकते हो। वही बात मैं लिखा कि सिंस P1 इज प्राइम और P1 अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, आप कह रहे हैं कि कम से कम एक को डिवाइड कर रहा होगा, तब P1 डिवाइड्स QJ, जहाँ J1 2 यस में से कोई भी हो सकता है। बाय रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, हम QJ को Qn ही ले सकते हैं, QJ को Qn ही ले सकते हैं, Q1 ही ले सकते हैं, J को Q1 ले सकते हैं। जैसे ये कि जो P1 डिवाइड्स कर रहा है आपका Q3 को, लेकिन Q3 को रीअरेंज करके हम, P1 डिवाइड कर रहा है Q3 को, लेकिन रीअरेंज करके हम 2 को पहले ले सकते हैं, इसका मतलब Q3 यहाँ चला आया Q1 के पोस्ट पे, Q1 के पोस्ट, बाय रीअरेंजिंग द फैक्टर्स
वी में अस्यूम दैट कि P1 डिवाइड्स Q। सपोज कि जो आपका P1 था डिवाइड कर रहा है Q3 को, लेकिन रीअरेंज करके हम Q3 को Q1 के पद पे ला सकते हैं। तो Q1 Q2 Q3 अब ये हो गया। चलो अब P1 किसको डिवाइड कर रहा है? Q1 को। वही बात लिखा जा रहा है, बाय रीअरेंजिंग फैक्टर्स वी में अस्यूम दैट कि P1 डिवाइड्स Q1। अब आगे आपका टेस्ट होगा, आप बताइएगा, तो बताने की कोशिश। सारे ये फंडा में सारे कंसेप्ट का चेकअप कर देता है। P1 डिवाइड्स Q1, और हाँ दोनों बराबर क्यों होंगे? व्हाट इज द आर्गुमेंट? क्योंकि दोनों प्राइम है। क्यों P1 डिवाइड्स Q1, अगर P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है तो मतलब P1 Q1 का डिवाइजर हुआ। अगर P1 Q1 को डिवाइड करे तो मतलब P1 Q1 का डिवाइजर हुआ, और ये प्राइम है। Q1 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं? वन या तो Q1, वन या तो Q1। सिंस, आगे आप कंटिन्यू करो, सिंस Q1 इज प्राइम एंड P1 इज ए डिवाइजर ऑफ Q1। Q1 प्राइम है और P1 उसका डिवाइजर है, और आपको पता है प्राइम का डिवाइजर या तो 1 होगा या तो खुद Q1 होगा। गामा P1 इक्वल टू 1 और Q1 का डिवाइजर है और Q1 प्राइम है, तो Q1 के डिवाइजर्स 1 या Q1 ही होंगे। P1 दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 होगा या तो Q1 होगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राइम 1 हो, प्राइम जो आप डिफाइन करते हो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। फर्दर सिंस मतलब फर्दर सिंस P1 इज आल्सो प्राइम, P1 इज आल्सो प्राइम, मतलब P1 आपका 1 नहीं हो सकता, एक से बड़े होते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, P1 1 नहीं हो सकता। जब P1 दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 या तो Q1। आप कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता, तो बचा कि फिर क्या? हेंस P1 इक्वल टू के बराबर। तो आपको सिंपल सा उसमें इतनी बड़ी लॉजिक आपको लिखना होगा। अब आप क्या करो, हाउ हाउ P1 P2 PR इक्वल टू Q1 Q2 QS आपके पास था, क्या इक्वल टू दिस था, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और Q1 भी आपका क्या हो गया? P1 और Q1 बराबर हो गए ना, इसका मतलब P1 और Q1 बराबर हो गए, तो इसका मतलब आउट हो जाएंगे। और P1 Q1 बराबर हो गए, दोनों तरफ से गायब हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज P2 P3 डॉट 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 PR इक्वल टू Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट। अब वही आर्गुमेंट सेम रिपीट करोगे, सिंस P2 डिवाइड्स P2 P3 PR, सेम आर्गुमेंट जैसे वहां P1 डिवाइड कर रहा था P1, P2 इसको डिवाइड करेगा और ये इसके बराबर है, इक्वल टू Q2 Q3 QS। इसका मतलब आप यहां से ले सकते हो, जो P2 है, P2 डिवाइड्स Q2 Q3 डॉट, यही तो। और P1 इसको डिवाइड करो, ये इसके बराबर, तो P1 P2 इसको डिवाइड करेगा। बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट, जैसे ऊपर यूज किए हो, बाय यूजिंग, सेम उसी तरह से, इसको दोबारा नहीं लिखना, बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट आर्गुमेंट जैसे ऊपर तर्क दिए, आप क्या पा जाओगे? P2 इक्वल टू Q2, जैसे आप P1 इक्वल टू Q1 पा गए थे, वैसे यहाँ एबव आर्गुमेंट यूज करोगे। P2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, किसी न किसी QJ को डिवाइड करेगा, किसी न किसी QJ को डिवाइड करेगा, रीअरेंज करके QJ को क्या ले लेंगे? बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट वी गेट P2 इक्वल टू Q। तो ये इसका मतलब P1 Q1 के बराबर हो गया, P2 Q2 के बराबर हो गया, ऐसे अगला क्या आएगा? P3 Q3 के बराबर होगा। अब आपको दिखाना कि R बराबर ऐसी होगा, तो
आर बराबर यस आपको दिखाना, तो सपोज आर ग्रेटर देन यस, आर यस से बड़ा है। तो आप ट्राइकोटॉमी में हम दो बातें खारिज कर देंगे। आर बराबर यस दिखाना था, हम ये खारिज कर देंगे न तो आर यस से बड़ा है न तो आर यस से, अपने आप आर बराबर यस हो जाए। हम ये ला ट्राइकोटॉमी, सपोज थोड़ी देर के लिए कि आर अगर यस से बड़ा है और ये कटता जा रहा है 1 बाई 1, आर यस से बड़ा है तो क्या बचेगा, आर यस से बड़ा है मतलब यस के बाद एस प्लस वन एस प्लस टू आर तक जाएगा ना। जैसे सपोज 5 है, 5 है, 5 3 से बड़ा है, और आपका P1 P2 P3 का मतलब, और इधर आपका यस है आर P1 P1 सॉरी P1 5 तक, P1 P2 P3 P4 P5 यस आप 3 ले रहे हो, ये आपका P, ये आपका आर 5 ले रहे हो, आर आर आपका 5 है और यस आपका 3 इक्वल टू Q1 Q2 Q3। 1/1 है आपका कटता जा रहा है, P1 Q1 से, P2 Q2 से, P3 Q3 से, तो बचा क्या आपका P4 इंटू P5 इक्वल टू 1, P4 P5 इक्वल टू 1। ये चीज़ बता, मैं बार बार कहता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ क्या बचेगा, अगर आर एस से बड़ा है देन, तो जब आर एस से बड़ा है तो क्यू आर तक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखोगे P1 P2 पी आर एस से बड़ा है तो कहीं बीच में यस आएगा, यस प्लस वन आएगा, आर यस से बड़ा है तो बीच में यस आएगा ना, फिर आगे आपका आर आएगा, क्या आपका Q1 Q2 डॉट डॉट क्यू एस है। और जैसा आप ऊपर आर्गुमेंट यूज कर रहे हो तो P1 Q1 Q2 से कैंसिल, यस क्यू एस से कैंसिल, बचा क्या आपके पास, दिस इज पी एस प्लस वन टू पी एस प्लस टू डॉट 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 पी आर इक्वल टू 1। ये हो सकता, ये सब क्या है, प्राइम्स, प्राइम्स का प्रोडक्ट क्या 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि सारे प्राइम्स एक से बड़े हैं, इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वो चीज़ है नॉट पॉसिबल, प्राइम्स का प्रोडक्ट 1 हो जाए वाला ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, एज आपका पी एस प्लस वन पी एस प्लस टू डॉट 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 आर आर प्राइम्स, प्राइम्स हैं, प्राइम्स हैं एंड हेंस प्राइम होने की वजह से एक से बड़े होंगे, हेंस ग्रेटर देन, प्राइम्स हैं तो एक से बड़े होंगे, तय बात है, ग्रेटर देन 1, सारे ये एक से बड़े हैं, सारे एक से बड़े नंबर का प्रोडक्ट एक कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। और ये गड़बड़ी किस वजह से आई, जो आप मान लीजिए कि आर ग्रेटर देन है तो आर इज नॉट ग्रेटर देन, अब सपोज आर लेस देन एस, देन क्या आप पाओगे, आर अगर लेस देन एस है तो मतलब P1 P2 PR तक तो रहेगा ही रहेगा, इस साइड, उस साइड जब लिखोगे तो Q1 Q2 QR, अब चूंकि R छोटा है तो यस तक पहुंचना है तो R के बाद R प्लस वन आएगा, कामा नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन, Q1 Q2 आएगा QR, आएगा आपका QR प्लस वन डॉट 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 यस, आर आपका यस यानी यस बड़ा है आपकी बार, आर के अनवर्ड जाएगा, जैसा आप ऊपर आर्गुमेंट यूज कर रहे हो तो P1 जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल, क्या क्या फिर आप, दिस इम्प्लाइज क्यू आर प्लस वन क्यू आर प्लस टू डॉट 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 क्यू एस इज इक्वल टू 1, इधर तो 1 बचा, फिर वही कहानी क्यू आर प्लस वन क्यू आर प्लस टू क्यू एस क्या है, प्राइम्स हैं, और प्राइम्स हैं तो एक से बड़े हैं, एक से बड़े हैं, एक से बड़े यानी क्यू आर प्लस वन क्यू आर प्लस टू क्यू एस प्राइम्स हैं तो एक से बड़े हैं, और एक से बड़े नंबर का प्रोडक्ट एक कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि क्यू आर प्लस वन क्यू आर प्लस टू क्यू एस आर प्राइम्स, और प्राइम हमेशा एक से बड़े,
एक से बड़े नंबर का गुणा कर रहे हो तो एक के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम्स हैं तो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक कैसे आ जाए? एक से बड़े नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एक आने का चांसेज नहीं। वो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं आ सकता है सर, एक 2 हो जाए, 1/2 आ जाए तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये 1/2 अलाउड नहीं है, प्राइम कभी फ्रैक्शन होता ही, प्राइम है तो वो नेचुरल नंबर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर आप आर लेस देन एस मान रहे हो तब भी असंभव चीज आ जाएगी, तो मतलब ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ठीक। आर लेस देन एस मानने पे भी असंभव चीज आ गई, इसका मतलब आर लेस देन एस गड़बड़ है, तो सो आर इज नॉट लेस देन एस। तो बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी एक तो होना तय है, बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी अगर आर एस से बड़ा नहीं है, आर एस से छोटा नहीं, तो पक्का आर एस के बराबर होगा, कहानी खत्म, आर एस के बराबर होगा। और जब आर एस के बराबर हो गया और हर स्टेज पे पी वन किसके बराबर हो रहा है, क्यू वन के, पी टू फिर किसके बराबर हो रहा था, क्यू टू के, एंड एंड पी आई, अब पी वन बराबर क्यू वन नहीं लिखूंगा, पी आई बराबर क्यू आई लिखोगे, पी आई बराबर क्यू आई, पी वन क्यू वन के बराबर हो रहा था, पी टू क्यू टू के बराबर हो रहा था, ऊपर जो आप कर रहे थे प्रोसेस, पी थ्री क्यू थ्री के बराबर होगा, पी आई बराबर क्यू आई, और ऑल आई यहाँ क्या लिखोगे हम, क्योंकि आर और एस बराबर हो गए, आर और एस बराबर हो गए तो 1 2 आर लिखो चाहे 1 2 एस लिखो, और आर आई इक्वल 1 2 पी ईच पी आई आर इक्वल टू एस होगा, और हर पी आई आपको इससे कम, इससे स्ट्रांग, आपको ये दिखाना था कि पी आई किसी न किसी क्यूजे के बराबर होगा, ये दिखाना था ना, आप उससे ज्यादा दिखा दिए कि पी आई एग्जैक्टली क्यू आई के बराबर है। तो हर पी आप पी वन पी टू पी आर के फॉर्म में लिख रहे हो, क्यू वन क्यू टू क्यू एस के फॉर्म में लिख रहे हो, तो आर बराबर एस आ गया, संख्या बराबर आ गई, और पी वन क्यू वन के बराबर हो गया, पी टू क्यू टू के बराबर हो गया, पी थ्री क्यू थ्री के बराबर हो गया, पी फोर क्यू फोर के बराबर हो गया, पी आर क्यू आर के बराबर हो गया, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट प्रूफ हो गया। अब जाके आपका प्रूफ खत्म हो, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट भी खत्म, इज ओवर। आप पढ़िए, दो बार समझिए, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक गारंटीड है कि आपके एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेट एंड प्रूव आना तय है। अगर आप यही 3 पढ़ के चले गए तो एक टाइम हो गया। आज की क्लास यहीं